अब आपको मिलवाते हैं कैसी नौजवान मुसव्विरा से जिनके हाथ में अगर ब्रश आ जाए तो कैनवस पर ऐसे रंग बिखेरती हैं वो कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। हम बात कर रहे हैं कराची की सहर शाह रिजवी की, जो अपने 100 कौमी हीरोज़ के पोर्ट्रेट बनाकर उन्हें खराज तहसीन पेश करने की ख्वाहिशमंद हैं। सहर शाह रिजवी एक विजुअल आर्टिस्ट हैं और उन्होंने जामशोरों में वाक़ मेहरान यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आर्ट एंड डिज़ाइन से ग्रेजुएशन भी किया है। और सहर जो हैं कौन कौन से नामवर शख्सियात के जो पोर्ट्रेट्स हैं वो बना चुकी हैं, या हम क्यों बताएं। सहर खुद हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सहर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? फाइन आप कैसी हैं? मैं ठीक है। सहर किन किन मशहूर शख्सियात की पोर्ट्रेट्स बना चुकी हैं, सबसे पहले तो हमें ये बताएं। बहुत ऐसे हैं जो मशहूर हैं, लेकिन बहुत ऐसे भी हैं जो ज़्यादा मशहूर नहीं हैं, या वो शोबिज़ या पॉलिटिक्स या एक्टिंग, इन जो परफॉर्मिंग आर्ट्स की फील्ड्स जो हैं इनसे वाबस्ता नहीं है, लेकिन ह्यूमनिस्ट हैं। उनको भी मैंने पोर्ट्रेट्स उनके भी बनाए हैं। 50 हो गए हैं तकरीबन। अब वो 50 पूरे जब हो जाएंगे मेरे, और उसकी सारी तैयारियां जब पूरी हो जाएंगी तो इंशाल्लाह इसको मैं एग्जिबिट करूंगी, और कमिंग मंथ है मेरा, इंशाल्लाह इसमें एग्जिबिट करेंगे हम लोग। ठीक है। अच्छा, कुछ शख्सियात का नाम मैं चाहूँगी कि आप यहाँ पर बताएं ताकि हमारे नाज़रीन को पता चले। वैसे तो हमने कहा ना 50 हैं, हाँ। लेकिन 50 में से अगर कुछ का नाम हमें पता चल जाए। अच्छा, स्टार्ट तो मैंने किया था GM सैयद के पोर्ट्रेट से। उसके बाद बहुत सारे पर्सनालिटीज़ हैं जिनको मैंने पेंट किया लाइव, और वो पेंटिंग्स जो मिलियंस में शेयर हुई, क्योंकि हम लोग दिल से हमारे जो हीरोज़ हैं उनसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन कोई भी मुझसे पहले ऐसा आर्टिस्ट नहीं था जिसने उनको लाइव उनके पोर्ट्रेट्स बनाए हों, या उनको खिराज दिया हो, या उनको ट्रिब्यूट दिया हो इतने लेवल पे, या उनको एक कंबाइन किया हो एक जगह पे। तो मदर रुतफ़ाओ का मैंने पोर्ट्रेट बनाया, अदीब रिजवी साहब जो हैं उनका बनाया, अब्दुल सत्तार ईदी हैं उनका मैंने पोर्ट्रेट बनाया, और उनकी मिसेस हैं बिल्किस ईदी साहिबा, उनका मैंने बनाया। तो ये सब वो लोग हैं जो हमारे हीरोज़ हैं, जो रियल में हमें सर्व करते रहे। और इसके अलावा जो बेसिकली परफॉर्मिंग आर्ट की फील्ड है उसमें आबदा परवीन साहिबा हैं, अलन फ़कीर हैं, और बहुत सारी और भी पर्सनालिटीज़ हैं। नूर जहान का मैंने पोर्ट्रेट भी रिसेंटली बनाया था, मलिका तरन्नुम का। और इसी तरह से जो पॉलिटिक्स है उसमें भी वो पर्सनालिटीज़ जिन्होंने जेन्युइनली हमारे मुल्क के लिए कुछ काम किया, कुछ सर्व किया है। तो उसमें बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हो गई, जुल्फ़कार भुट्टो भी हैं, और इसी तरह से और भी सूर्य बादशाह हैं जिनकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री, रिच हिस्ट्री रही है हमारे मुल्क की। तो वो भी, उनको भी मैंने पेंट किया है। ये आपने बहुत अच्छी बात की, सूर्या बादशाह का आपने जिक्र किया। मतलब हमारे यहाँ जो हमारी आर्ट और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है ना, हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं जब दीगर ममालिक की फिल्म्स देखते हैं वो किस तरह अपने लोकल हीरोज़ को आजकल प्रमोट कर रहे हैं, और हमारी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में दीज थिंग्स आर मिसिंग। हमारे पास जो बलूचिस्तान और सिंध की पट्टी, पंजाब हो गए, पार्टीशन, प्री पार्टीशन, इतने हीरोज़ हैं हमारे जिन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई की। अगर उनकी ज़िंदगी पे कुछ बनाना शुरू कर दें तो क्या ही बात हो जाएगी। अच्छा सर, ये मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, व्हाट मोटिवेटेड यू टू डू दिस? कब से कर रही हैं ये, कितना अर्सा हो गया आपको? अच्छा, वैसे मुझे 10 साल हो गए हैं फैसल आर्ट प्रैक्टिस करते हुए, लेकिन 2 साल से जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो हम लोग काफ़ी सब लोग घरों में बैठ गए थे। और मैं ट्रेवलर हूँ, मेरी एग्जीबिशंस होती हैं तो मैं बाहर भी जाती हूँ, इंटरनेशनली बहुत सारे एग्जीबिशंस हो चुकी हैं तो उनमें जाती हूँ। तो वो सारा ट्रेवल हमारा बंद हो गया। इवन हमारे जो अपनी सिटी का भी ट्रेवल था या नेशनल जो था वो भी बंद हो गया, तो हम घर पे बैठ गए। अब एक आर्टिस्ट घर पे बैठ जाए तो कुछ ना कुछ क्रिएट कर ही लेता है। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ लाइव पेंट करूं, और आइडिया जो था, मेरे बाबा सैयद माकन शाह रिजवी वो राइटर हैं, तो वो एक किताब लिख रहे थे जो हमारे मुल्क के जो बेसिकली जो हीरोज़ हैं सिंध के, उनके हवाले से वो किताब थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये लिख रहे हैं उस चीज़ को, इसको विजुअलाइज़ भी करवाया जाए। ज़बरदस्त। फिर मैंने वहाँ से आइडिया लिया और उनको विजुअलाइज़ करवाने के लिए, और हमारी जनरेशन, हम लोग थोड़े से दूर हैं किताबों से और गैजेट्स और इन चीज़ों में। तो मेरा ये ख्याल था कि हमारे हीरोज़ से मुलाकात करवाऊँ अपनी जनरेशन की, या हमारी आने वाली जो जनरेशन है उनकी मुलाकात करवा सकूँ, किसी तरीके से हम जान सकें, थोड़ा इंस्पायर हो सकें। अच्छा, जैसे आपने कहा ना कि ये तो आपको आइडिया इस तरह से आ गया ना कि आपके बाबा लिख रहे थे तो आपने कहा इसको विजुअल पे मैं ले आऊँ। अच्छा, मुझे बताएं कि बचपन में हम हमेशा सोचते हैं कि अच्छा जब हम बड़े हो जाएंगे हम ये ट्रैक चूज़ करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इस फील्ड में जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो बचपन से ही ये ख्वाहिश थी?
वो डिसाइडेड नहीं था बचपन में महक, लेकिन वो एक अंदर आपके एक होती है चीज़, अगर आप आर्टिस्ट हैं वो चीज़ आपके अंदर, वो एक सलाहियत है खुदा की अता के लिए, बिल्कुल नेचुरल है। तो कोई प्रैक्टिस से भी अक्सर ऐसा होता है कि लोग हैं वो फील्ड में आते हैं, पढ़ते भी हैं, उसके बाद वो आर्ट को कंटिन्यू नहीं कर पाते क्योंकि उनके इनसाइड वो चीज़ नहीं होती। लेकिन जिनके अंदर होती है वो भले ना पढ़ें फिर भी उस फील्ड में काम करते ही रहते हैं। तो बचपन में तो मेरा ऐसा कोई ड्रीम नहीं था, मेरी ड्राइंग अच्छी होती थी, आर्ट अच्छा कर लेती थी, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि इतने बड़े लेवल पे जाके अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने का मुझे मौका मिलेगा, या कहीं ना कहीं इतने सारे लोग जो हैं मेरे आर्ट को इतना पसंद करेंगे, ये नहीं अंदाज़ा था, कभी भी नहीं था। वो जब यूनिवर्सिटी में मैं आई तो मैंने जान करके मैंने कहा मुझे फ़ाइन आर्ट्स की तरफ जाना है, तो इसकी मेडिकल की फील्ड थी, उसको मैंने छोड़ के मैं आर्ट की तरफ आई। वो चैलेंजिंग भी बहुत ज़्यादा। और आपका चेहरा देख ना मुझे लग रहा है कि ख्वाहिश थी कि बहुत सारे लोग एक बड़े पैमाने पे आपकी चीज़ों की नुमाइश हो, क्योंकि जैसे से आपकी आंखें भी नम होती मुझे नज़र आ रही हैं। ये एक वो वक्त होता ना कि आपने सोचा भी नहीं होता कि अल्लाह पाक आपको इतना अता करेंगे, और आपको आपकी सोच से बढ़ के अता किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ये बताएं कि इसके अलावा और मज़ीद क्या क्या शौक़ है, घूमने फिरने का, कुकिंग करने का, ये तो है ना, ये तो एक नेचुरल चीज़ है, मज़ीद क्या क्या शौक़? बहुत सारे हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं पर्सनालिटी के। एक तो मैं आर्टिस्ट हूँ तो मैं ट्रेवल बहुत करती हूँ, एग्जीबिशंस होती हैं, उसके अलावा भी मेरी रिसर्च चलती रहती है। अभी ये जो हमारा काम है सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक तस्वीर है उसको पेंट करना है, लेकिन मैंने उनके हवाले से उनकी बायोग्राफीज़ लिखी हैं, जो पर्सनालिटीज़ मैंने पेंट की हैं और उन पे रिसर्च की है। तो डिफरेंट गांव, शहर और डिफरेंट जगह पे जाके रिसर्च की है। अभी मैं एक पोर्ट्रेट बनाना चाह रही थी हेमू कालानी का, और एक वो भी फ्रीडम फाइटर थे, कारूंजर माउंटेन जो हमारा है वहाँ पे जाके मैंने उनको पेंट किया था। और मारुई का कैरेक्टर जो है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की, वो सूरमी है, हीरो हैं, और शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के जो भी हीरोज़ हैं वो ख़वातीन हैं, औरतें हैं, 7 हीरो हैं उनके। तो मैंने उनके हवाले से जो रिसर्च की, अभी मूमल की और मारुई की रिसर्च जो है ससुई की, इन तीनों की मैंने कंप्लीट कर ली है। तो मैं वहाँ गई थी थर में, वहाँ पे रेबारी हम बोलते हैं, उनका एक कबीला है, तो वो बेसिकली वहाँ से थी। तो मैं देखना चाह रही थी वो कैसा पहनते थे, वो कैसे उनकी ड्रेसिंग होती है, वो दिखने में कैसे होते हैं, मुझे आइडिया हो जाए, क्योंकि वो मुझे इमेजिनरी पोर्ट्रेट बनाना है। तो वो उस आइडिया के लिए, वैसे भी मैं ट्रेवलर हूँ तो मैं ट्रेवल बहुत करती हूँ। बहुत अच्छी बात बताई मुझे, और ये आपने मुझे भी एक तरह सा मोटिवेट दोबारा कर दिया, बिकॉज नॉर्दर्न एरियाज़ तो बंद हो गए और अब सीज़न है बलूचिस्तान और सिंध की तरफ रुख करने का। अच्छा, ये मुझे बताएं शहर के, जैसे कि आपने ये भी बताया कि इमेजिनरी पोर्ट्रेट्स भी आप बनाती हैं, एक पोर्ट्रेट बनाने में कितना वक्त दरकार होता है? बीट इमेजिनरी, आप किसी को किसी शख्सियत की आप बना रही हैं तो कितना टाइम दरकार होता है? अक्सर मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं लाइव पोर्ट्रेट बनाती हूँ फेसबुक पे या अपने यूट्यूब पे, तो उसमें ऐसा होता है कि तस्वीर है तो वो जल्दी बन जाता है, या उसमें मेरी प्रैक्टिस काफ़ी है। लेकिन इमेजिनरी पोर्ट्रेट है या ऐसा पोर्ट्रेट है जिसमें डिटेल ज़्यादा है, वो तस्वीर पे भी डिपेंड करता है और विजुअल पे डिपेंड करता है बेसिकली वो कितना टाइम टेकिंग होता है। तो कभी कभी तो 2 हफ्ते भी एक पोर्ट्रेट में लग जाते हैं, और कभी कभी जो है वो 18-20 घंटे में भी पोर्ट्रेट कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, और ये एक आइडिया आपने कैसे कंसीव किया कि जिस जगह का, जैसे आपने अभी बताया ना कि आप कारूंजर जाके उसको पेंट करना और ये सारी चीज़ें, दिस इज़ वेरी न्यू, यानी कि ये आपने क्यों किया? क्या उसी अम्बियांस में रहते हुए आप चीज़ें कंसीव करना चाह रहे थे, या फिर इसके पीछे क्या मकसद था? और ये आइडिया बड़ा ज़बरदस्त है वैसे। आइडिया वाकई अच्छा है, और मैं ये चाहती हूँ कि दुनिया की जितनी भी खूबसूरत डेस्टिनेशंस हैं वहाँ पे जाके पेंट करूँ, और मैं देखना चाहती हूँ कि उस जगह का जो एसेंस है, उस जगह की जो फील है, उसका मेरे आर्ट पे क्या फ़र्क पड़ता है। और वैसे अगर बारिश हो जनरली तो मेरे आर्ट पे फ़र्क पड़ जाता है। मैंने अलन फ़कीर का पोर्ट्रेट बनाया था और वो बिल्कुल डिफरेंट कलर्स में था महक, लेकिन जब वो बन चुका था, कंप्लीट था तकरीबन, लेकिन बारिश होने लग गई। और मैंने उसका बैकग्राउंड, उसके कलर्स बिल्कुल चेंज कर दिए। तो वो एक चीज़ थी जो इफ़ेक्ट नेचर का मेरे ऊपर था या मेरे आर्ट के ऊपर। तो ये चीज़ होती है, आप आर्ट जब करते हैं तो डिफरेंट डेस्टिनेशंस पे। अच्छा, ऐसा भी होता है ना, जब आप उन रीजन्स में ट्रैवल करो, जैसे नॉर्दर्न एरियाज़ में आप ट्रैवल करें तो आपको जो बैकग्राउंड में आपके गाना चलना शुरू हो जाता है, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। मैं भी जब थर की तरफ करता हूँ तो खड़ी नीम के नीचे वो मेरे ना बैकग्राउंड में चलना शुरू हो जाता है। इन दी एंड मुझे सर ये बताइएगा कि व्हाट्स योर नेक्स्ट मोटिव, लाइक अगले 2 साल में, अगले 5 साल में? आप पिछले 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, 2 साल में आपने इतने पोर्ट्रेट्स बना लिए हैं,
व्हाट्स सहर्स नेक्स्ट 2 years or 5 years प्लान? प्लान तो 5 years का मैं नहीं बना सकती। मैं 2 साल का ऑप्शन दे दिया। हाँ, 2 साल का भी आपने ऑप्शन दे दिया। तो मेरा ये है कि बेसिकली ये अपनी एग्जीबिशन कर लूँ, उस पर मैं अभी बहुत फोकस्ड हूँ। और एक किताब भी जो है उस बायोग्राफीज़ जो मैंने लिखी हैं और डिफरेंट राइटर्स हैं जिन्होंने, जब मैंने पेंटिंग्स बनाना स्टार्ट की तो उन लोगों ने आर्टिकल्स लिखना स्टार्ट किए। तो ये होता है ना कि आप थोड़ा सा काम करें, फर्स्ट डॉट लगा दें और बाकी कंटिन्यू होता जाए, वो चीज़ होती गई। तो बहुत सारे वो भी आर्टिकल मैंने सेलेक्ट किए हैं, तो वो भी हैं और मैंने लिखी हुई हैं बायोग्राफी, तो वो बुक भी मुझे अब कंपाइल करनी है इंशाल्लाह। बहुत सारे काम है, बहुत सारे मुझे काम है। ओके सर, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थी और यकीनन जो हमारी यंग जनरेशन के लिए बड़ी आप एक मिसाल है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि हम शायद मोबाइल में इतने गुम हो चुके हैं कि अब कुछ करने के लिए रहा नहीं बाकी। तो प्लीज़ सहर से ज़रूर सीखें।